हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान, कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है अमल, क्षार और लवण। अगर हम स्टूडेंट इस चैप्टर की बात करें ना हम आपसे, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फॉर्मूले भी आएंगे इसमें आपको और थ्योरी भी आएगी, दोनों ही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं और इसका हम देखने वाले हैं वन शॉट। तो इससे पहले हम स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट देख चुके हैं, चैप्टर 1 का वन शॉट देख चुके हैं और फिजिक्स में भी हम वन शॉट देख चुके हैं। तो अगर आप वो लेक्चर आपने पार्ट 1 या पार्ट 4 या पार्ट 11 नहीं पढ़ा है, तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, देखो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं अमल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, और हम बात करने वाले हैं लवण के बारे में। हम अमल की रासायनिक प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले हैं, भौतिक प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण देखने वाले हैं। हम लिटमस पेपर के बारे में समझने वाले हैं, विरंजक चूर्ण, वाशिंग सोडा सब कुछ पढ़ने वाले हैं, पीएच वैल्यू पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम क्या है सर? देखो, अगर चैप्टर को आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में समझिए। तो चैप्टर का नाम है सर एसिड, एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब कुछ नहीं है, देखो ये ध्यान से देखिए आप। इसका मतलब है अमल। क्या मतलब है इसका? देखो अमल, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अमल के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षार के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लवण के बारे में। अब देखो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो है आपका कौन सा चैप्टर है सर? ये चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 तो हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 का ये क्या है सर? वन शॉट। ये क्या है? ये वन शॉट है। एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। वन शॉट का मतलब यह है एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो भी करने वाले हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करें, देखो इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस चैप्टर की बात करते हैं स्टैंड हम आपसे, देखो तो इस चैप्टर को समझने से पहले आप सबसे पहले दो टर्म समझिए। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं। एसिड को बोला जाता है हिंदी में अमल, बेस को बोला जाता है क्षार और साल्ट को बोला जाता है लवण। ये हमने आपके लिए लिख दिया है। एसिड को क्या कहते हैं हिंदी में? अमल कहते हैं। क्षार कहते हैं बेस को, लवण कहते हैं साल्ट को। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो हम सबसे पहले देखते हैं सर ये एसिड की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये एसिड होते क्या है, इसके बारे में समझते हैं। एसिड के बारे में समझते हैं। एसिड बोले तो अम्ल, एसिड बोले तो अम्ल। ये अम्ल होता क्या है? देखो अम्ल की, एसिड की थोड़ी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। देखो अगर हम एसिड की बात करें ना, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के टेस्ट की। एसिड के टेस्ट की अगर फर्स्ट पॉइंट देखें ना, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका स्वाद यानी कि टेस्ट। एसिड का स्वाद यानी कि टेस्ट। एसिड का टेस्ट होता है वो क्या होता है? आपने पढ़ा होगा एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है खट्टा। क्या होता है सर? वो होता है टेस्ट, यानी कि जो स्वाद होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है, यानी कि सोर होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। आपको मालूम है? बिल्कुल सर। क्या होता है सर? खट्टा होता है। ओके सर। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें ना, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। एसिड का जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है वो क्या होता है सर? खट्टा होता है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, देखो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान समझिए आप। सेकंड पॉइंट क्या है? देखो ये बहुत याद रखना है आपको। ये क्या करते हैं? ये अगर इन सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन की बात करें, इन सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, आप ऐसे कह सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? इन, ऐसे लिख लीजिए जलीय विलयन। अमल जो होते हैं, जब आप अमल को पानी में घोलते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। H प्लस आयन देंगे। क्या देंगे? H प्लस आयन। क्या देंगे? अगर अमल है ना तो उसमें H प्लस आयन जरूर पाया जाएगा, ये आप याद रखिए। क्या होगा सर? H प्लस आयन वहां पर प्रेजेंट जरूर होगा अगर वो अमल है। अगर H प्लस आयन किसी भी कंपाउंड में नहीं है, अगर आप किसी भी कंपाउंड, किसी भी यौगिक को पानी में डिसोल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं और वो H प्लस आयन देता है, तो वो क्या है? वो अमल है। वो क्या है सर? अमल है। यानी कि सबसे पहले हमने देखा एसिड जो होते हैं ना, वो टेस्ट में क्या होते हैं? सोर, खट्टे होते हैं। सेकंड पॉइंट देखा, ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो H प्लस आयन देते हैं। सेकंड, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है सर इसका। देखो थर्ड पॉइंट बहुत बढ़िया है, समझ लीजिए आप। ये क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस पेपर को काय में कन्वर्ट करते हैं सर? लाल में। ये ऐसे लिख लीजिए, ये नीले लिटमस पेपर को
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नंबर का आएगा ऐसे क्वेश्चन। ये नीले लिटमस पेपर को क्या में बदल देते हैं, लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर में काय में कन्वर्ट कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, पेपर में बदल देते हैं, या कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। तो देखो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो ये नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। तो आपको शॉर्ट में याद रखना है, ये क्या करते हैं सर, ब्लू लिटमस पेपर को काय में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब सर याद कैसे रहे, देखो तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, ये वर्ड याद रखना, अनिल। क्या है ये, अनिल। तो आपके पास आसपास कोई होगा अनिल, तो आप इस तरीके से याद रखिए अनिल के नाम से। अब अनिल का मतलब क्या है सर, देखो ऐसे क्या है, एसिड, अमल, ऐसे क्या है, अमल, नैस है नीला यानी कि नीला, और लैस है लाल। तो अमल क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बनता है बार बार एग्जाम में। ये आपको ऐसे लिखना है, इसका पीएच मान, ये पीएच मान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसका पीएच मान, एसिड का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अब देखो इसे मैथमेटिकली बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं इस चीज को। तो इसे ऐसे लिखा जाता है, देखो इसे ऐसे लिखा जाता है, पीएच जो है ना वो क्या है, पीएच जो है, पीएच की वैल्यू क्या है सर, वो 7 से क्या है, वो 7 से कम है, वो क्या है सर, वो 7 से कम है। देखो इसे इस तरीके से लिखा जाएगा, पीएच जो है ना वो 7 से कम है, क्या, पीएच लेस देन 7, इसे ऐसे पढ़ते हैं, पीएच क्या है, लेस देन 7। तो ये कुछ एसिड की प्रॉपर्टी थी, ये हमने देखी। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड, एसिड को बोलते हैं अम्ल, अम्ल क्या बोलते हैं, अम्ल। ये क्या होते हैं, अनिल, याद रखिए, इसके लिए क्या याद रखिए, अनिल। देखो इसके लिए आपको क्या याद रखना, अनिल। अमल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अमल क्या होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने आपको बताया सर एसिड के बारे में। तो एसिड होते क्या है, एसिड क्या होते हैं, अमल, अमल कहते हैं। ये सर टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं सर। इन सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन में, जब आप पानी में किसी भी अमल को घोलते हैं ना, पानी में डिसोल्व करते हैं, तो वो क्या देंगे, H+ आयन देंगे। अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आपको H+ आयन मिल रहा है तो 100% वो क्या है, एसिड है, वो क्या है, अम्ल है। अगर H+ आयन प्रेजेंट नहीं है ना किसी भी कंपाउंड में H+ आयन नहीं मिल रहा तो वो एसिड नहीं है, वो अम्ल नहीं है। H+ आयन क्या होगा, वो वहां पर मिलेगा ही, 100% मिलेगा। और देखो ये क्या कर रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं सर, लाल कर देते हैं। अब एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा, सर ये लिटमस पेपर क्या है। देखो ये लिटमस पेपर एक तरीके का पेपर है, ये क्या है, पेपर। ये लाइकेन से निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, लाइकेन से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन से। एक नंबर क्वेश्चन बन जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन से। ये क्या कर देते हैं, पेपर में बदल देते हैं, लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं, यानी कि नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, या ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके सर, इसका पीएच मान कितना होता है सर, 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और इसे मैथमेटिकली किस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना क्या, समझ लीजिए, पीएच लेस देन 7, पीएच की वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है, ऐसे लिखते हैं इसे। अब लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब आप इसके एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल से तो क्लियर होगा, बिल्कुल सर। अब देखो अगर आप सबसे पहले इसका एग्जाम्पल याद रखिए, HCl। HCl क्या है, जब HCl को आप पानी में घोलेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, H+ में अलग और Cl- में अलग हो जाएगा। तो H+ प्रेजेंट है, बिल्कुल सर। इसी तरीके से H2SO4 बिल्कुल सर, HCl H2SO4। अगर हम बात करें आपसे HCl H2SO4, HNO3 इसे बोलते हैं सर नाइट्रिक एसिड। और एक इंपॉर्टेंट आपका CH3COOH। अब देखो इसे आपको याद रखना है, HCl क्या है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 क्या है सर, नाइट्रिक एसिड, CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड। क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एसिटिक एसिड, और इसका यूपीएससी नाम भी पूछा जाता है, CH3COOH का यूपीएससी नाम बोला जाता है। तो आपको याद रखना एथेनोइक एसिड, क्या याद रखना है, एथेनोइक एसिड। ये आपको यूपीएससी में बताएंगे हम कैसे लिखते हैं, एथेनोइक एसिड। देखो HCl क्या है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। और H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। सबसे डेंजरस अम्ल जो है वो H2SO4 होता है, याद रखिए, HCl H2SO4 HNO3 CH3 अब देखो इनमें कहीं ना कहीं H प्रेजेंट है, H+ आयन प्रेजेंट है, इसमें H प्रेजेंट है। तो ये क्या है, सब अम्ल है, ये क्या है सर, अम्ल है। अब देखो ये तो हुए अम्ल, तो हमने अम्ल के बारे में देखा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं ना,
बेस का, किसका कंपेयर करते हैं, क्षार का। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर होगा। अगर हम बात करें इसके कंपेयर की, तो कंपेयर में देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो स्टैंड पहले वीडियो को पॉज करके इतना नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम क्षार की। देखो आपसे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्वेश्चन इनमें अंतर भी बन सकता है, अमल व क्षार में अंतर बताइए। क्या बन सकता है, अमल और क्षार में अंतर बताइए। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का बन सकता है, हर चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। देखो अमल क्या होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। ये क्या देते हैं, H+ आयन। ये किसने बताया, ये किसके अनुसार है, आर्रेनियस, एक साइंटिस्ट आए थे आर्रेनियस, उन्होंने बताया कि सर अगर हम, अब देखो हर चीज को आप टेस्ट तो कर नहीं सकते, हर चीज को आप टेस्ट कोई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने बताया कि जब आप अमल को पानी यानी कि किसी भी एसिड को आप पानी में डिसोल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, बिल्कुल सर। और ये नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और इसका एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH। अब बात करते हैं हम आपसे क्षार की। किसकी बात करते हैं सर, क्षार की बात करते हैं। तो क्षार बोले तो बेस, क्षार बोले तो बेस यानी कि क्षार। अगर देखो बेस की बात करते हैं तो जिस तरीके से हमने एसिड के बारे में देखा, नंबर 1 ये टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जो बेस होते हैं ना, जो क्षार होते हैं, वो क्या होते हैं टेस्ट में, वो कड़वे होते हैं। वो टेस्ट में क्या होते हैं सर, वो टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं यानी कि बिटर। इस तरीके से आप याद रखिए, टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकंड की बात करें, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं ना आपसे, इसकी सेकंड पॉइंट बहुत बढ़िया है, आप याद रखिए। इन एक्वस सॉल्यूशन, आप इसे पूरा लिखिए, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन में। इन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यह है जलीय विलयन में। यहाँ पे भी आप एक्वस डाल लीजिए, एक क्यों लिखा होता है ना, इसे बोलते हैं एक्वस यानी कि जलीय विलयन में, जल में घुला हुआ। इन एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन में जब आप क्षार को जल में घोलेंगे ना, जलीय विलयन में, तो वो आपको क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, OH- देगा। हाइड्रोक्साइड आयन में कहते हैं और OH- को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, क्षार जो होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये क्या होते हैं, जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH-। ये कौन सी साइंटिस्ट ने बताया, ये बताया आर्रेनियस ने। आर्रेनियस के अनुसार क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, OH- आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। थर्ड पॉइंट ये है सर, थर्ड पॉइंट क्या है सर, यही समझ लीजिए थर्ड पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है सर कि जो ये है ना, ये क्या करते हैं, देखो अमल क्या करते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या है, इसका उल्टा, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं सर, नीला कर देते हैं। तो उल्टा है हिसाब, पेपर को क्या कर देते हैं, नीले में नीला कर देते हैं। कर देते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने क्या बताया आपको, अमल क्या होते हैं, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो टेस्ट में क्या होते हैं सर, कड़वे होते हैं। हमने बताया आपको कि एसिड जो होते हैं ना, वो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, जल में OH- आयन देते हैं। देखो अगर क्षार है ना, तो उसमें प्रेजेंट OH- प्रेजेंट 100% होगा। अगर उसमें OH- प्रेजेंट नहीं है ना, तो वो क्षार नहीं है। वो क्या नहीं है, क्षार नहीं है। ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया, आर्रेनियस ने। अब देखो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी कि ये ब्लू से काय में कन्वर्ट कर रहे हैं सर, रेड में। और ये जो भाई साहब है वो क्या करते हैं, वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट। अब देखो इसका मान क्या होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये पीएच मान क्या होता है, इसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, इसका जो पीएच मान है ना, वो 7 से अधिक होता है। देखो इसका 7 से कम होता है और इसका 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। देखो एक नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है ऐसे एग्जाम में, 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, तो याद रखिए। देखो हमने आपको बताया जो एसिड होते हैं ना, उनका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम होती है इनकी पीएच वैल्यू। और जो क्षार होते हैं उनका 7 पीएच मान क्या होता है सर, 7 से अधिक होता है, यानी कि मोर देन 7। अब सर इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो मैथमेटिकली से ऐसे लिखते हैं, जो पीएच है ना बेटा, वो 7 से ज्यादा है। देखो दोनों में अंतर समझिए आप, देखो इसमें और इसमें अंतर समझिए। ये क्या है, पीएच लेस देन 7, और ये क्या है, पीएच, पीएच का मान जो है ना वो ज्यादा है, किससे, 7 से। तो ऐसे लिखते हैं इसे। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें इसके एग्जांपल की, सर एग्जांपल बता दीजिए। एग्जांपल क्या होते हैं, देखो हमने आपको बताया कि अगर क्षार है तो उसमें OH- प्रेजेंट होगा, 100% होगा, क्योंकि तभी तो वो क्षार कहलाएगा।
आर्यनएस ने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं। और अम्ल क्या होते हैं, जो H प्लस आयन देते हैं। अब टेस्ट क्या होते हैं, इनके कड़वे होते हैं, उनके खट्टे होते हैं, इस तरीके से। अब जो एग्जाम्पल की बात करें सर, जैसे KOH, सर KOH NaOH होते सर जैसे AlOH का होल थ्राइज होते सर, जैसे सर NH4OH सर इसके नाम बता दीजिए। देखो KOH इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइज क्या है, देखो ये AlOH का होल थ्राइज इसे बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH इसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो KOH को क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जहां पर भी OH लगाओ मिले ना किसी के साथ में, तो उसके नाम क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्साइड। क्या लगाएंगे सर, हाइड्रोक्साइड। तो नाम लिखना आसान हो जाएगा आपके लिए, हाइड्रोक्साइड। उसके नाम में क्या लगाएंगे आप, हाइड्रोक्साइड लगाएंगे। तो KOH, K को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। AlOH का होल थ्राइज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 को बोलते हैं अमोनियम और OH को हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो डिफरेंस भी आपको क्लियर हो चुका होगा, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, ऐसे आपको याद रखना। आपके से क्वेश्चन 4 मार्क्स का इस तरीके से बन जाता है। देखो कि अम्ल और क्षार में अंतर बताइए, अम्ल और क्षार में क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, क्या अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। तो इस तरीके से आपको अंतर देना है, एक तरफ अम्ल लिखिए, एक तरफ क्षार लिखिए। और वैसे कुछ प्रॉपर्टी इनमें से एक नंबर क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। अम्ल का टेस्ट क्या होता है सर, खट्टा होता है। क्षार के क्या होता है, कड़वा होता है। अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, और क्षार जो देते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। बिल्कुल सर। और ये क्या करते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और इनका जो पीएच मान होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से ज्यादा होता है। अब 7 किसका होता है, ये होता है लवण का। इस तरीके से आप याद रखिए। HCl, इसके एग्जांपल की बात करें, इसमें क्या होगा, अम्ल जो होगा ना उसमें H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा, H प्लस आयन प्रेजेंट होगा, और क्षार में क्या होगा, OH माइनस प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से इनके याद रखिए, एग्जांपल याद रखिए, HCl H2SO4 HNO3 CH3 CH3COOH। इसी तरीके से क्षार के KOH NaOH OL का होल ट्वाइस NH4OH। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे, फिर आप बात करेंगे आगे की प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब क्या हो सकता है, अब ये जो H प्लस आयन है ना, अब हम जो बात करेंगे, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हर चीज को हम टेस्ट करें। अब देखो जैसे साबुन है, साबुन क्या है, क्षार है, अब उसे आप टेस्ट करेंगे क्या, आप उसे टेस्ट करेंगे क्या, नहीं। अब जैसे अमल तेजाब, यानी कि जैसे आप जानते हैं तेजाब, तो तेजाब को आप चेक करेंगे क्या, आपको अपनी जिंदगी से खतरा नहीं है क्या। देखो तो साइंटिस्ट ने क्या बताया, साइंटिस्ट ने बताया कि आप क्या चेक करें, H प्लस आयन से चेक कर सकते हैं, OH माइनस आयन से चेक करते हैं। तो हम इन्हीं के बेस पर हम आगे बात करेंगे। तो हम देखेंगे, देखो अगर आप जब किसी भी अमल को जब पानी में डालते हैं, किसी भी एसिड को आप पानी में डालते हैं, अगर वो H प्लस आयन दे रहा तो वो क्या है, अमल है। अब देखो जब एसिड को आप क्या डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो H प्लस आयन देगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो कंपाउंड है ना, जो यौगिक जो आप डाल रहे हैं, उसके आयनों की संख्या कितनी है, आयनों के आधार पर आप देखेंगे H प्लस आयन की संख्या कितनी है, OH माइनस आयन की संख्या कितनी है। अगर H प्लस आयन की संख्या ज्यादा है तो फिर क्या होगा, अगर H प्लस आयन की संख्या कम है फिर क्या होगा। तो ये सब देखने वाले हैं। OH माइनस की संख्या ज्यादा है या OH प्लस की संख्या ज्यादा है, तो ये सब देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट आगे, तो सिर्फ कर देते हैं। अब बात करेंगे इनके आयनों के आधार पर, इन्हें डिवाइड कर दिया गया। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। सर स्ट्रॉन्ग एसिड, इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, 2024 में भी आया है यहाँ से क्वेश्चन, और हम आपसे पूछेंगे भी, और 2024 का क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। तो याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हम आपको समझाएंगे,
तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पे नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें देखो आपसे आगे, तो आगे टॉपिक देखते हैं सर। अब देखो बात आती है वीक एसिड और वीक बेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो एक साथ समझेंगे चीजों को। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं सर। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं सर। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में समझेंगे और देखेंगे वीक एसिड के बारे में। इसी तरीके से हम यहां पर समझेंगे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं सर। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्षार क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। अगर हम बात करें आपसे देखो, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें ना आपसे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलते हैं पिरबल। देखो याद रखना है, पिरबल अमल क्या बोलते हैं हिंदी में से, पिरबल अमल, पिरबल अमल। और वीक को बोलते हैं दुर्बल। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस को कहते हैं पिरबल क्षार और वीक को कहते हैं दुर्बल क्षार। इस तरीके से आपको याद रखना। सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, देखो अगर आप किसी भी एसिड को पानी में डिसोल्व करते हैं वो 100% आयनाइज हो जाता है। 100% का मतलब क्या है, पूरी तरह आयनों में टूट जाता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यह है, पिरबल अमल का मतलब यह है, आप किसी भी एसिड को, किसी भी अमल को पानी में डालेंगे ना तो वो 100% आयनों में टूट जाए। इसका मतलब यह है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में, जो 100% आयनों में टूट जाए। देखो ऐसे लिख लीजिए, जो 100% क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। आयनाइज का मतलब क्या है, आयनाइज का मतलब क्या होता है, आयनों में टूटना। आयनाइज का मतलब क्या है, आयनों में टूटना। क्या करना सर, आयनों में टूटना। जो पूरी तरह आयनों में टूट जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, आयनों में विभाजित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर भी और हम आपको कहेंगे। देखो जैसे HCl, तो HCl को जब आप पानी में डिसोल्व करेंगे ना तो वो 100% टूट जाएगा। 100% H+ आयन देगा, वो 100% टूट जाएगा। इसी तरीके से HNO3, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। देखो जैसे HCl हुआ, HNO3 हुआ, H2SO4, ये क्या है सब, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब वीक एसिड क्या होता है, जो 1%, 2%, 3% या 10% इतना टूट जाए आयनों में। देखो जो पूर्णतः विभाजित नहीं होते, जो आयनों में पूरी तरह नहीं टूटते, जो पूरी तरह आयनों में नहीं टूटते, नहीं टूटते, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं वीक एसिड। वीक का मतलब यह है जो 100% विभाजित नहीं होते। ये कितना होते हैं, जैसे 1%, 2%, 3%, 10% तक होते हैं। तो ये 100% आयनों में नहीं टूटते। आयनों का मतलब जानने हैं, जैसे आप HCl को डिसोल्व करते हैं पानी में, जब HCl को आप पानी में घेरते हैं, घोलते हैं, तो क्या देगा आपको, H+ और Cl-, ये अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप 100 HCl डाल रहे हैं ना तो 100 H अलग हो जाएंगे और 100 Cl अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी तरह डिसोल्व हो रहे हैं। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं ना, दुर्बल अम्ल होते हैं, वो पूरी तरह आयनों में नहीं टूटते। वो क्या होते हैं, जैसे 1% टूट चुके हैं, 2%, 3%, 10%। तो जो 100% नहीं टूटता वो क्या कहता है, वो कहलाता है वीक एसिड। क्या कहलाता है, वीक एसिड। तो एग्जाम्पल याद रखिए, बस कुछ याद नहीं रखिए, सब चीज भूल जाइए, केवल एग्जाम्पल याद रखिए। जितने भी कार्बोनिक एसिड होते हैं ना, कार्बोनिक एसिड मतलब आप समझ रहे हैं, जितने भी आप पढ़ेंगे मैथिनोइक एसिड, जितने भी वीक एसिड का एग्जांपल आप जैसे समझ लीजिए, जैसे CH3COOH, ये क्या है सर, ये वीक एसिड है, CH3COOH। देखो इसका IUPAC नाम याद रखिए, एथेनोइक एसिड। जैसे HCOOH, ये क्या है सर, ये क्या है, ये है मैथिनोइक एसिड। तो इनके नाम लिख लेते हैं हम। देखो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे बोलते हैं मैथिनोइक एसिड, सॉरी यहाँ पर एथेनोइक, इसे क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं मैथिनोइक एसिड। और सिंपल वे इनका नाम बताएंगे आपसे, मैथिनोइक एसिड। तो इनके नाम याद रखिए, बस आपको एग्जांपल देखना है। देखो जैसे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ये क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो आपको कुछ नहीं याद करना, सब चीज भूल जानी है, बस ये याद रखना है
कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो होते हैं जो 100% आयनों में टूट जाते हैं, जो 100% आयनों में टूट जाते हैं। जैसे HCl है तो ये 100% आयनों में टूटता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या करते हैं 100% आयनों में टूट जाते हैं। और वीक एसिड क्या होते हैं सर, जो 1%, 2%, 3% या 10% तक टूट जाते हैं, जो पूरी तरह आयनों में नहीं टूटते, पूरी तरह विभाजित नहीं होते आयनों में, तो वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। अब देखो जैसे इसके एग्जांपल है CH3COOH, क्या बोलते हैं CH3COOH को एसिटिक एसिड, इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ये कहाँ में पाया जाता है, सिरके में। तो ये भी आपको बताएंगे कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023-24 में पूछा गया इसका फॉर्मूला, 2023 और 24 में इसका फॉर्मूला पूछा गया। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, एथेनोइक एसिड कहते हैं, और इसका एक सिंपल नाम क्या है, एसिटिक एसिड। HCOOH को क्या कहते हैं, मेथेनोइक एसिड, ये भी याद रखिए, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये किसके एग्जाम्पल है, ये है वीक एसिड के। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो 100% आयनों में टूट जाए। वीक एसिड क्या होते हैं, जो पूरी तरह आयनों में नहीं टूटे, जो 100% ना टूटे, 1%, 2%, 3%, 10% तक टूटते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वीक एसिड। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। कुछ याद करना, बस केवल एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा, ना डेफिनेशन आएगी ना कुछ आएगा, केवल एग्जाम्पल याद रखिए। HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, HCOH, HCN। आपको एग्जाम पे क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं सर स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या कहते हैं सर, पिरबल क्षार, क्या कहते हैं सर, पिरबल क्षार होते सर, क्या बोलते हैं, पिरबल क्षार। अब देखो ये सेम वही डेफिनेशन, जो 100% आयनों में टूट जाए। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो 100% OH माइनस देते हैं, क्या देते हैं, देखो क्षार वही तो होते हैं जो OH माइनस देते हैं, और अम्ल क्या होते हैं जो H+ आयन देते हैं। पानी में क्या देते हैं, H+ आयन, और क्षार क्या होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। तो 100% क्या हो जाए, आयनों में टूट जाए, 100% आयनों में टूटना, आयनों में विभाजित हो जाए, आयनों में टूट जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं पिरबल क्षार, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो इसके एग्जाम्पल याद रखिए बस, और कुछ याद नहीं करना आपको, एग्जाम्पल याद रखना। जैसे KOH होते सर, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग बेस का, किसका, पिरबल क्षार का। जैसे NaOH, सर ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इनके नाम भी अगर आपके याद नहीं है तो लिखते चले, हम बोल रहे हैं बार बार। KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर हम बात करें और एग्जांपल की आपसे, KOH, NaOH हुआ, और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसी तरीके से। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो जैसे अगर बात करें, एक और लिख लीजिए, तीन याद रखिए आप, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल आपको याद रखने, जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस इसे बोलते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। आपको हमने याद दिलाया था ना कि OH जहां भी लगे मिले उसकी जगह क्या लिखना, हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आपको नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सर वीक बेस के एग्जांपल और दीजिए, वीक बेस समझाइए। तो वीक बेस कुछ नहीं है, क्या बोलते हैं हिंदी में, दुर्बल अम्ल, क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं, क्षार की। तो दुर्बल क्षार ये होते क्या है सर, तो वही जो 100% आयनों में ना टूटे, जो 100% OH माइनस नहीं देते, वो क्या है, वीक। और जो 100% आयनों में टूट जाते हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो आयनों के बेस पे तो हम देख रहे हैं, आयनों के बेस पे तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग बेस तो वो होते हैं जो 100% आयनों में टूट जाते हैं, पूरी तरह आयनों में विभाजित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जब KOH को आप पानी में डिसोल्व करते हैं तो ये 100% आयनों में टूटता है, होते सर। NaOH को अगर आप डालेंगे तो ये भी 100% टूट जाएगा, BaOH को होल ट्वाइस को डालेंगे तो ये भी 100% टूट जाएगा। अब वीक बेस क्या होते हैं, जो पूरी तरह आयनों में नहीं टूटते, जो पूरी तरह आयनों में नहीं टूटते, ऐसे लिख सकते हैं बस, पूरी तरह आयनों में नहीं टूटते, उन्हें क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। अब इसके एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है NH4OH। देखो ये एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वीक बेस है, यानी कि दुर्बल क्षार है। तो जैसे NH4OH क्या है, ये वीक बेस है, ये क्या है, ये क्या है, वीक बेस है। इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें AlOH का होल थ्राइस, अब देखो ये बेस तो है, लेकिन ये कौन से बेस है, वीक बेस। ये कौन से, ये क्षार तो है लेकिन दुर्बल क्षार है, क्या है, दुर्बल क्षार। तो ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ये दोनों एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सा वीक बेस है, इनमें ऐसा क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा दुर्बल क्षार है, इनमें से कौन सा पिरबल क्षार है, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो आई होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा। देखो आपको 1 मिनट में रिवाइज करा देते हैं इसके बारे में।
तो हमने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ नहीं है, सब कुछ भूल जाइए, जो पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं। देखो एक चीज याद रखिए, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग वर्ड जब भी आ जाए एसिड के साथ आए या बेस के साथ आए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो 100% आयनों में टूट जाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो 100% आयनों में नहीं टूटते हैं उन्हें वीक एसिड या वीक बेस कहते हैं। एग्जांपल आपको हमने समझाया, देखो जब HCl को आप पानी में डिसोल्व करेंगे तो वो 100% आयनों में टूटता है, बिल्कुल सर। इसी तरीके से HNO3 को भी डालते हैं तो वो भी 100% टूट जाएगा, H2SO4 को भी डालेंगे तो वो भी 100% टूट जाएगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल जैसे KOH, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, नाम भी हमने आपको बताया। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होते सर। अब वीक एसिड क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, जो पानी में 1%, 2%, 3%, 10% तक टूटते हैं आयनों में। तो जो पूरी तरह 100% आयनों में नहीं टूटता वो क्या है, वो वीक एसिड है, वो वीक एसिड है, वो दुर्बल अम्ल है, जो पूरी तरह आयनों में नहीं टूटते। जैसे CH3, COOH, HCl, HC, ये तीन एग्जांपल आपको याद रखने हैं। HCOOH इसे बोलते हैं मेथिनोइक एसिड, इसे बोलते हैं एथिनोइक एसिड, और इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। HCN को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। देखो ये नाम आपके लिए नया है, CN जब भी आ जाए तो उसकी जगह लगाए साइनाइड। वीक बेस के एग्जांपल क्या है, जो पूरी तरह आयनों में नहीं टूटते हैं, तो जैसे NH4OH, OL का AlOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से आपको याद रखना। तो आई होप आपको याद हो गया होगा यानी कि स्टैंड। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इनकी रिएक्शन की, इनकी अभिक्रिया की, ये किससे रिएक्शन करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। देखो तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट करें। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब बात करेंगे कि अभी हमने क्या देखी, इनकी भौतिक प्रॉपर्टी देखी, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक गुण, कि अमल किससे क्रिया करता है, अमल धातु के साथ क्रिया करेगा तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से क्षार किसके साथ क्रिया करता है इसके बारे में आप देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, इसे रब कर देते हैं। देखो अब बात करते हैं हम आपसे रासायनिक गुण के बारे में। तो ये हमने क्या देखा, भौतिक गुण देखे हैं, ये क्या देखे हैं, भौतिक गुण। अब देखते हैं रासायनिक गुण के बारे में। तो स्टैंड वीडियो को पूरा देखें तभी आपको क्लियर होगा क्लास, तभी आपको 100% क्लियर हो जाएगा चैप्टर। कोई एक भी टॉपिक हम इसका नहीं छोड़ेंगे, इस चैप्टर का आपको क्लियर करा देंगे 1 आवर में। तो स्टैंड अगर हम बात करें देखो इस चैप्टर की आपसे, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम देखते हैं भौतिक गुण तो हमने देख लिए, अब देखते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के बारे में आप समझेंगे। सबसे पहले अम्लों के रासायनिक गुण देखते हैं। देखो अम्लों के क्या देखते हैं, रासायनिक गुण। पहले हेडिंग लिखिए आप, अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। फिर देखेंगे क्षारों के, अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। देखो यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आप याद रखिए अम्लों के रासायनिक गुण। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण, सबसे पहले आप पहला नंबर डालिए धातु के साथ क्रिया। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो आपको क्या मिलता है, सबसे पहले क्या डालेंगे, धातु। आप सब जानते हैं धातु के साथ क्रिया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा धातु ही है, धातु और अधातु, इसके बारे में अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता तो आप पेशेंस रखिए, नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा। धातु के साथ क्रिया, देखो जब रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो आपको क्या मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो देखो अगर हम बात करें आपसे, अगर हम आपसे बात करें जब मेटल की, अगर हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, अगर हम मेटल के एसिड के साथ क्रिया कराते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साल्ट, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूव होती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो देखो जब आप मेटल किसी भी धातु के एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको साल्ट मिलता है, यानी कि लवण मिलता है। क्या मिलता है, लवण। और क्या मिलता है, H2 यहाँ पर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब देखो सर आप कहेंगे इसके एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल आप याद रखिए। जैसे हम धातु ले लेते हैं Fe, आयरन क्या है, एक धातु है, बिल्कुल सर। और एसिड ले लेते हैं, एसिड की बात करें हम तो हम एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो ये सब आप नंबर आप सब जानते हैं क्यों लगाते हैं, बैलेंस करने के लिए। तो जब आप इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फेरिक क्लोराइड, FeCl2, फेरिक क्लोराइड।
और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये अम्लों के रासायनिक गुण का पहली प्रॉपर्टी है जो धातु के साथ आप क्रिया कराते हैं। अगर आप किसी भी अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये याद रखना है। अगर एक और एग्जांपल की बात करें आपसे, जैसे आपने पढ़ा है सर एग्जांपल जिंक। जिंक क्या है, एक धातु है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है सर, ये एक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है सर, अम्ल। जैसे ये क्या है, एक धातु, और ये क्या है, एक अम्ल। तो धातु के अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सर। इसी तरीके से अगर आप धातु की किसी के साथ क्रिया कराते हैं, अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिंक सल्फेट, जो एक क्या है, लवण, और हाइड्रोजन गैस कहाँ चली जाएगी, रिमूव हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, इस तरीके से। तो आपको याद रखना, जब भी हम धातु की बात करेंगे ना, धातु की अम्ल के साथ क्रिया की बात करेंगे, तो धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये हमने आपको इसके एग्जाम्पल समझाए। अब देखो, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं जब धातु किसके साथ क्रिया करता है, मेटल कार्बोनेट के। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। ये मेटल कार्बोनेट क्या होता है सर, अभी आपको समझाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए आप। मेटल कार्बोनेट होता क्या है सर, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, यानी कि धातु की किसके साथ क्रिया, धातु की किसके साथ रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको, मेटल कार्बोनेट की, अम्ल की। देखो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर आप क्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, अगर आप किसी भी एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं, किसी भी एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आप याद रखिए। जब भी आप मेटल कार्बोनेट की किसके साथ क्रिया कराते हैं, एसिड के साथ क्रिया कराते हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है, लवण मिलने वाला है, साल्ट मिलने वाला, और कार्बन डाई गैस मिलेगी, और वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O। आप सब जानते हैं वाटर क्या होता है, H2O। देखो, जब आप मेटल कार्बोनेट के अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं ना, तो क्या मिलता है आपको, लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और जल मिलता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, जब हम किसी अम्ल की मेटल कार्बोनेट के साथ यानी कि धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और जल मिलता है। ये आप याद रखिए। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल समझ लीजिए। देखो मेटल कार्बोनेट क्या है, देखो कार्बोनेट, जैसे आपने वर्ड सुना होगा CaCO3, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम क्या है, एक धातु है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, धातु कार्बोनेट, इसे बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। इस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, देखो एग्जांपल समझिए, CaCO3, ये क्या है, एक मेटल कार्बोनेट है, ये क्या है, एक धातु कार्बोनेट। CaCO3 मेटल कार्बोनेट। अब आपको क्या लेना है, एक अम्ल ले लेना है, आपको क्या लेना है, अम्ल। तो अम्ल ले लेंगे 2HCl। अब 2 क्यों लगा रहे हैं सर, बैलेंस करने के लिए, आपको पता है। जब आप मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और वाटर मिलता है। बिल्कुल सर। तो कैल्शियम कार्बोनेट की आप किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि लवण मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और वाटर मिल जाएगा, H2O। अब देखो आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। यहाँ पर क्या है सर, बैलेंस है। देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो जितने 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो हमने क्या करा, देखो हमने 2 प्रॉपर्टी देखी, अम्लों के रासायनिक गुण में हमने 2 चीजें देखी। देखो धातु के साथ क्रिया, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है ना, अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है, जैसे हमने आपको एग्जांपल समझाया। तो एग्जांपल हमने आपको क्लियर कराया, जैसे Fe है, तो ये धातु है, क्या है, एक धातु। 2HCl, ये क्या है, 2HCl, ये क्या है, मेटल, ये क्या है, एसिड। अभी हमने एग्जांपल दिया था ना कि अम्ल क्या होते हैं, जिसमें H+ आयन प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या है, अम्ल है। तो जब आप धातु के किसके साथ क्रिया कराते हैं, अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो आपको मिलता है लवण, जैसे FeCl2, और हाइड्रोजन गैस मिलती है। बिल्कुल सर। एक और एग्जांपल से हमने आपको समझाया, जैसे जिंक है, जिंक क्या है, एक धातु। तो H2SO4, अगर हम बात करें, देखो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में से क्या है, 91 से 92 के बीच में एलिमेंट है जो वो धातु है, यानी कि 91 से 92 के बीच में कितने हैं, मेटल है, 7 मेटलॉइड्स हैं। कितने हैं सर, 7 मेटलॉइड्स हैं। कितने हैं, 7 मेटलॉइड ऑफ धातु हैं। तो ज्यादा जो है ना वो धातु है, लगभग 80%, 85% क्या है, धातु है। अब देखो इसी तरीके से जब जिंक की आपने किसके साथ कराई, अम्ल के साथ क्रिया कराई, यानी कि धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। बस ये याद रखिए आप।
अब देखो हमने बात करी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, यानी कि जब आप अम्ल की किसके साथ क्रिया कराएंगे, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलेगा लवण। क्या मिलेगा सर आपको, एक तो लवण मिलेगा और एक क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी CO2, और क्या मिलेगा सर, वाटर मिलेगा H2O, जल मिलेगा इस तरीके से। अब देखो मेटल कार्बोनेट क्या है, जैसे CaCO3, जैसे CO3 कहीं पर भी आ जाए ना उसे बोलते हैं कार्बोनेट, और मेटल क्या है Ca, तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं हम, इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं, अम्ल के, तो आपको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ जाएगा, देखो ये आपको ऐसे लिखा आएगा कि जब हम धातु की किसी मेटल कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, तो हमें क्या क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वाटर मिलता है। ये तीनों चीजें आप याद रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, तो एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी और है, तो इसे और लिख लीजिए आप क्या लिखेंगे, इसे और लिखेंगे। तो अगर हम बात करें, देखो रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या करेंगे आप, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सर ये क्या होता है, रिएक्शन विद, यानी कि आप ऐसे लिख लीजिए, अम्ल की, ये क्या है सर, थर्ड पॉइंट, अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। देखो जब आप क्या कराते हैं, धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो फिर क्या मिलता है, आपको ये याद रखना है। देखो इस तरीके से अम्ल की किसके साथ क्रिया करानी है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, वहां पर भी आपको सेम प्रोसेस के, अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरीके से आप अम्ल की जब धातु हाइड्रोजन के कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको वही मिलेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये लिखें यहाँ पर, मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस किसके साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ। तो आपको क्या मिलेगा सर, साल्ट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने वाली है और वाटर मिलने वाला है, H2O मिलने वाला है, बिल्कुल सर। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर आप किसी भी अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलता है। तो आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, आप क्या कराएं, एग्जाम्पल से क्लियर कराएं, बिल्कुल सर। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, देखो जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन आया ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaHCO3, ये होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे आप, अम्ल के साथ कराएंगे। जैसे 2HCl ले लें, अम्ल क्या है, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया किसके साथ कराते हैं, अम्ल के साथ कराते हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और वाटर मिल जाएगा, ओके सर। तो बस ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बैलेंस करने के लिए। अब आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, जब हम अम्ल की धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, बस डायरेक्ट याद रखना है, लवण मिलता है एक तो, और क्या मिलता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वाटर मिलता है। कुछ याद नहीं रखना, बस केवल ये याद रखना है। देखो हमने आपको 3 प्रॉपर्टी बता दी है, पहले बताइए हमने धातु के साथ क्रिया, तो धातु के साथ जब अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है ना, क्या मिलता है, लवण और जल, केवल लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। सेकंड पॉइंट हमने आपको बताया रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, यानी कि अम्ल की किसके साथ क्रिया, मेटल कार्बोनेट के साथ क्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, तो क्या क्या मिलता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलता है, जल मिलता है। इसी तरीके से अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, तो फिर क्या मिलता है, फिर मिलता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब यह है कि उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलता है, सेम वही प्रोसेस है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टी का, इसे और देख लेते हैं। देखो तो ये पॉइंट क्या करा है, इसके बारे में और देख लीजिए आप। लास्ट पॉइंट है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइड के, धातु ऑक्साइड का मतलब क्या है, जब धातु की आप ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे ना तो उसे बोलते हैं धातु ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड। तो रिएक्शन विद, ऐसे लिख लीजिए, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ
धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अब देखो आप ध्यान से समझिए, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, इसका मतलब है धातु ऑक्साइड को बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं सर? मेटल ऑक्साइड। किसके साथ करानी क्रिया? एसिड के साथ, यानी कि अम्ल के साथ। तो आपको मिलने वाला क्या है? आपको क्या मिलेगा? तो वही सब, कुछ नहीं मिलने का, बस देखो साल्ट मिलेगा, यानी कि लवण मिलेगा और वाटर मिलेगा, H2O होती सर। अब आपको क्लियर नहीं होगा, आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए। देखो एग्जाम्पल समझना, मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है? जब धातु और ऑक्सीजन, धातु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो वो बन जाता है धातु ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल CaO, तो Ca क्या है? कैल्शियम क्या है? धातु। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बन चुका है। एसिड कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया HCl। क्या ले लिया सर? HCl ले लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा लवण, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? H2O मिल जाएगा, H2O। बिल्कुल सर। देखो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है? धातु ऑक्साइड, हिंदी में कहते हैं धातु ऑक्साइड, यानी कि धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या है? धातु ऑक्साइड। और ये क्या है? अम्ल। तो क्या मिल रहा है आपको? लवण और जल मिल रहा है। एक और एग्जांपल दीजिए सर, तभी क्लियर होगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है सर? धातु ऑक्साइड। ये क्या है? धातु ऑक्साइड, क्योंकि Mg क्या होता है? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या है? एक धातु। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपके दूसरा एसिड ले लीजिए H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, यानी कि लवण और जल अलग हो जाएगा। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। तो हमने आपको बता दिया सब कुछ एसिड से रिलेटेड। तो हमने सबसे पहले आपको क्लियर कराया कि जब आप अम्लों के रासायनिक गुण में पहली बात देखते हैं वो देखते हैं धातु के साथ क्रिया। जब आप अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो जब आप धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। बिल्कुल सर। सेकंड पॉइंट हमने समझा, जब धातु की मेटल कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं, जब धातु की सॉरी यहाँ पर अम्ल की किसके साथ क्रिया कराते हैं? मेटल कार्बोनेट, यानी कि धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा, जब अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है सर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलता है। फोर्थ पॉइंट हमने देखा, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, जब आप अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको केवल साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब बात करते हैं क्षार के रासायनिक गुण। क्या करते हैं? क्षार के बारे में देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो आप थोड़ा स्पीड से नोट करें। तो हमने आपको बताया अम्लों के रासायनिक गुण। अब बात करेंगे क्षार के रासायनिक गुण के बारे में। तो क्षार की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें ध्यान से रख के देखें। जिस तरीके से हमने क्या देखा, जिस तरीके से हमने देखा ना कि अम्ल की धातु के साथ क्रिया, अधातु के साथ क्रिया, इस तरीके से आप हम देखेंगे क्षार के बारे में। तो क्षार की प्रॉपर्टी वही है। और फिर लास्ट में हम देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो लास्ट में जब देखेंगे ना वहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, ये सब चीजें देखने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो में पेशेंस रखें, बने रहें। तो आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं। देखो अब बात करते हैं हम आपसे क्षार की प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? क्षार की प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम बात करें आपसे क्षार की प्रॉपर्टी के बारे में स्टूडेंट, क्षार की प्रॉपर्टी आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। देखो अगर आपको याद रखना है क्षार के बारे में, देखो अभी हमने देखा क्षार के बारे में, तो किसके? क्षार के रासायनिक गुण। किसकी बात कर रहे हैं? क्षार के भौतिक गुण तो देख चुके हैं, क्षार के रासायनिक गुण क्या देखने वाले हैं? क्षार के रासायनिक गुण देखने वाले, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्षार, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। अब सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, अगर आप क्या करते हैं, हमने देखो ये तो देख लिया कि बेस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को नहीं, लाल लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम देखते हैं, देखो थोड़ा जल्दी करके देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखिए आप, जब क्षार की, देखो जब क्षार की धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो फिर क्या होता है? क्षार की धातु के साथ क्रिया क्या करेंगे हम? क्षार की धातु के साथ क्रिया। पहला पॉइंट ये है रिएक्शन विद मेटल। तो ये आपको याद रखना है, जब हम बेस की किसके साथ कराएंगे क्रिया, देखो बेस को बोलते हैं क्षार और मेटल को बोलते हैं धातु। तो जब आप बेस की किसके साथ क्रिया कराते हैं? मेटल के साथ, तो आपको मिलता है साल्ट, यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सर। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, इसका एग्जाम्पल दीजिए। देखो जैसे आप क्षार की बात करें तो क्षार का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने आपको समझाया था ना एग्जाम्पल NaOH, इसके आप 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए
और मेटल का मतलब क्या है सर, जैसे जिंक ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला आपको बहुत यहाँ पर मिलेगा आपको Na2ZnO। ये देखो आज तक आपने केवल इसका नाम नहीं सुना होगा, ये नया आपके सामने नया फॉर्मूला है। इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इसे याद रखना है आपको, सोडियम जिंकेट, इसका नाम याद रखना है। ये बिल्कुल स्पेशल फॉर्मूला आपके लिए। और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी अलग। ये क्या है, एक लवण है, ये क्या है, एक लवण है, यानी कि लवण है, साल्ट है। तो आपको याद रखना है कुछ, केवल कितना याद रखना है, कुछ नहीं याद करना, सब कुछ बोल जाना है, बस याद रखना है जब क्षार के किसके साथ क्रिया कराते हैं, धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे हमने क्षार की किसके साथ क्रिया कराई, धातु के साथ क्रिया कराई, तो क्या मिला, लवण और हाइड्रोजन गैस मिली। बिल्कुल सर। अब अगर हम बात करें आपसे दूसरे पॉइंट की, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या करा है सर, सेकंड पॉइंट ये करा है, अगर आप अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, क्षार की क्या करते हैं, जैसे हमने क्या देखा था, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया देखी थी ना, तो इसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, क्षार की अधात्विक ऑक्साइड। सर ये अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, देखो अधातु की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो उन्हें बोलते हैं अधात्विक ऑक्साइड। क्षार की अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, देखो हमने क्या बताया आपके, धातु ऑक्साइड किसे बोल लेते हैं हम, धातु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड। अधातु की ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो अधात्विक ऑक्साइड। पीरियोडिक टेबल में कितने धातु हैं, लगभग 20 के बराबर है। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, तो इस तरीके से आपको याद करना है। देखो अगर हम बात करें क्षार की क्या करनी है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, तो आपको क्या मिलेगा, देखो जैसे बेस, यानी कि क्षार को क्या बोलते हैं सर, बेस। और बेस की किसकी क्रिया करानी है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब है अधात्विक ऑक्साइड। और आपको क्या मिलने वाला है, वही सेम आपको क्या मिलने वाला है, साल्ट और वाटर। क्या मिलने वाला है, साल्ट और वाटर। देखो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, केवल लवण और हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ पर लवण और वाटर, जल मिल रहा है आपको। तो सर आप कहेंगे अब एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर कराइए। क्योंकि जैसे क्षार है तो क्षार का एग्जाम्पल हमने बताया था CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, क्षार। क्योंकि सर इसमें क्या हो रहा है, OH प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक इसके स्पेशल नाम है सिलेक्ट लाइम। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सिलेक्ट लाइम किसे कहते हैं, तो याद रखना है सिलेक्ट लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है सर, नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, यानी कि इस तरीके से, जैसे कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, और इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, और क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, और वाटर कहाँ हो जाएगा सर, अलग हो जाएगा, वाटर कहाँ मिल जाएगा, और प्लस वाटर मिल जाएगा। तो देखो आपको ध्यान समझना, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्पेशल नाम होता है चूना पत्थर, या पत्थर भी कह सकते हैं, या चौक भी कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने आपको दोनों इंपोर्टेंट चीजें बताई कि जब क्षार की आप किसके साथ क्रिया करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है, लवण। ये आप याद रखिए, एक नंबर क्वेश्चन बनता है, लवण और जल मिलता है, लवण और जल मिलता है। अब तीसरी देखो, सबसे इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसके 2024 में क्वेश्चन आया था, 2024 में क्वेश्चन आया है, 2024 में क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट डाल लीजिए इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये क्या है सर, अभी तक हम क्या देख रहे हैं, अभी तक हम देख रहे हैं धातु की एसिड के साथ क्रिया, अभी हम देख रहे हैं क्षार की धातु के साथ क्रिया। अब हम देखेंगे अगर हम एसिड और बेस की क्रिया, एसिड की बेस के साथ क्रिया कराते हैं तो फिर क्या मिलता है हमें, एसिड और बेस की अगर आप क्रिया कराएंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको। देखो आपको याद रखना है, एसिड बोले तो अम्ल, एसिड बोले तो अम्ल। जब आप अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराते हैं ना, तो आपको क्या मिलता है सर, लवण मिलता है और जल मिलता है। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, इसकी डेफिनेशन, जब हम किसी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे अम्ल क्या होते हैं, जिसमें H होता है तो HCl। क्षार कुछ भी ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH ले लिया हमने, कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, लवण, यानी कि NaCl। क्या मिल जाएगा, NaCl, और क्या निकल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो बस ये याद रखिए, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, डेफिनेशन लिखनी है। जब हम किसी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, HCl NaOH की, जब HCl क्या है सर, एसिड, NaOH क्या है, बेस, क्षार, तो हमें क्या मिल रहा है, लवण और जल मिल रहा है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक थे इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड सर, इससे रिलेटेड, यानी कि क्षार से रिलेटेड। तो ये हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। तो स्टूडेंट क्षार से रिलेटेड इतना ही है। अब बात करेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमने आपको बताया क्षार के रासायनिक गुण के बारे में। तो क्षार के धातु के साथ क्रिया, सबसे पहले आपको याद रखना, जब क्षार किसी धातु के साथ क्रिया करता है ना तो क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। फिर हमने आपको बताया क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब यह है अधातु की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो अधात्विक ऑक्साइड बन जाएगा वो। तो देखो जैसे क्षार की अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या है, जैसे CO2, तो C क्या है, कार्बन, कार्बन है एक धातु, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्साइड, यानी कि तो अधात्विक ऑक्साइड बन चुका है। और ये क्या है, क्षार, तो आपको मिलेगा लवण और जल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल मिलता है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, इसका एग्जांपल याद रखना है। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं इसके। अब बात करते हैं पीएच वैल्यू के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो इसे रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है 4 मार्क्स का है 6 मार्क्स का, उसकी तरफ चलते हैं। देखो इसकी तरफ चलते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का आएगा या 6 मार्क्स का आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ऐसे फॉर्मूले भी याद रखने हैं। देखो केमिस्ट्री का एक यही चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं। केमिस्ट्री का आपके क्लास 10th में यही चैप्टर है जिसमें थोड़े से न्यूमेरिकल हैं। और न्यूमेरिकल हम किसी एक क्लास में लेंगे अलग से, इसमें हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी फिर आपके हिसाब से, तो हम आपको किसी और क्लास में कराएंगे न्यूमेरिकली। तो अब बात करते हैं सर पीएच स्केल के बारे में। पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा, पीएच आपने सुना होगा इसके बारे में, तो इसके बारे में समझते हैं। सर ये पीएच वैल्यू होती क्या है, पीएच वैल्यू यानी कि पीएच स्केल, तो ये कुछ इस तरीके से होती है। देखो इस तरीके से, यहाँ से 0 होती है और यहाँ 7 होता है और यहाँ होता है 14। अभी हमने आपको समझाया था कि जो एसिड होते हैं ना, वो उसकी वैल्यू जो होती है वो पीएच 7 से कम होती है, तो यहाँ होते हैं एसिड, और 7 से अधिक होते हैं सर बेस, और यहाँ क्या होते हैं सर लवण यानी कि क्षार, लवण यानी कि साल्ट। बस इस तरीके से याद रखें। अब याद रखने वाली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये याद रखें। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, सेकंड बात ये हो सकती है पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो सकती है, थर्ड बात ये हो सकती है पीएच वैल्यू 7 के बराबर हो सकती है। देखो आपको याद रखना है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो उसे बोलते हैं अम्ल। वो क्या कहलाएगा, वो अम्ल कहलाएगा, वो एसिड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो अम्ल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो काय को रिप्रेजेंट करता है सर, वो क्षार को रिप्रेजेंट करता है। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो बेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर है, जैसे बल यानी कि जल, तो जल क्या है, ये क्या है, साल्ट है यानी कि लवण है। तो लवण की जो यानी कि जिसे हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं, ना तो वो बेस है ना क्षार है। 7 वैल्यू किसकी होगी, लवण की होगी। जैसे इसमें क्या आता है, नमक आ जाता है NaCl, जैसे क्या आ जाता है H2O आ जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो अब ऐसे बहुत ज्यादा कि विलयन अम्लीय हो गया क्षारीय, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है। देखो 3 कंडीशन हो सकती है। अब आपने अभी आपको बताया था कि H+ क्या होता है, जब H+ आयन की बात करें तो ये होता है अम्ल, और जब OH- की बात करें तो ये क्या होता है सर, क्षार होता है। ये क्या होता है, क्षार होता है। अब देखो 3 कंडीशन हो सकती है आपके पास, H+ आयन की संख्या ज्यादा हो सकती है और OH- की संख्या ज्यादा हो सकती है। H+ आयन की संख्या बराबर हो सकती है और OH- आयन की संख्या भी ये बराबर हो सकती है। तो ये चीजें आपके सामने आएगी। अब देखो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है H+ आयन की संख्या ज्यादा हो सकती है, OH- आयन की संख्या जा सकती हो। अगर किसी भी विलयन में H+ आयन की संख्या ज्यादा है, OH- आयन की संख्या ज्यादा है। देखो यहाँ से इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको किसी भी विलयन में H+ आयन की संख्या ज्यादा है, OH- आयन की संख्या कम है, इसका मतलब जिधर की तरफ कोई खुला हुआ वो ज्यादा है, तो वो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। जब H+ आयन की संख्या ज्यादा है तो क्या होगा, अम्ल होगा, क्योंकि अम्लीय होगा तो विलयन क्या होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। तो ये आपको याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। विलयन अम्लीय होगा यानी कि एसिडिक होगा। क्या होगा सर, एसिडिक होगा, बिल्कुल सर। सेकंड बात यह है कि अगर H+ आयन की संख्या कम है और OH- आयन की संख्या ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो होगा सर क्षारीय। विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी कि बेसिक नेचर का होगा। काय का होगा, बेसिक नेचर का। इस तरीके से आपको याद रखना। अगर H+ आयन की संख्या और OH- आयन की संख्या बराबर आ जाती है तो अम्लीय यानी कि विलयन क्या होगा, लवण
यानी कि उदासीन होगा, ऐसे याद रख सकते हैं, उदासीन होगा। विलयन क्या होगा सर? उदासीन होगा। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो सबसे पहले हमने आपको बताया, यहाँ से क्वेश्चन बनना है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट डाल लीजिए। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम आती है तो उसे कहते हैं एसिड, उसे क्या कहते हैं सर? अम्ल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आ जाती है तो उसे कहते हैं क्षार। अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर आ जाती है तो उसे कहते हैं लवण। होते सर अगर H प्लस आयन की संख्या किसी भी विलयन में, ये किसमें है सर? इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन यानी कि विलयन में, यानी कि जलीय विलयन में, इन्हें एक्वस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। विलयन में क्या है? अगर H प्लस आयन की संख्या और OH माइनस आयन की संख्या, यानी कि ऐसे है, एक बर्तन है, उसमें आपने एक एसिड डाला और उसमें एक बेस डाला, एक क्षार डाला और एक अम्ल डाला, तो उसमें अगर H प्लस आयन की संख्या ज्यादा है तो जो विलयन होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर H प्लस आयन की संख्या ज्यादा आ जाती है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर H प्लस आयन की संख्या कम और OH माइनस आयन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो विलयन क्या होगा सर? क्षारीय होगा। अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो H प्लस आयन की संख्या और H माइनस की संख्या क्या होगा? उदासीन होगा। विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है, इन्हें आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे पहले। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमने आपको क्या बताया, 0 से 7, 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 तक नहीं, 7 के बीच, यानी कि 6.9 कह सकते हैं आप क्या कह सकते हैं? 0 से 6.9 तक क्या होते हैं? एसिड तक, 6.9 तक। 7 पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। 7 पे न्यूट्रल, यानी कि 0 से 6.9 तक क्या होते हैं? एसिड। 7 से 14 तक क्या होते हैं? क्षार, बेस। और 7 पर क्या होते हैं? न्यूट्रल, यानी कि लवण होते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब जो एसिड होते हैं ना, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, क्षार की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है और लवण की पीएच वैल्यू 7 के बराबर होती है। अब देखो ये तो हुआ पीएच वैल्यू के बारे में। अब यहाँ आयनों के आधार पर आ जाते हैं। देखो हमने देखा था ना कि अम्ल क्या होते हैं? जिसमें H प्लस आयन पाए जाते हैं, और क्षार क्या होते हैं? जिसमें OH माइनस आयन पाए जाते हैं। तो अम्ल वे होते हैं जिसमें H प्लस आयन होते हैं। तो अगर आप किसी एक विलयन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, देखो इस तरीके से आप किसी विलयन की बात करते हैं ना, तो उसमें H प्लस आयन की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब है ग्रेटर देन, ये जो लग रहा है ना ग्रेटर देन, तो उसे विलयन को बोलते हैं अम्लीय विलयन होगा। उसका जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा, यानी कि H प्लस ज्यादा है तो अम्ल होगा बिल्कुल 100%। अगर OH माइनस की ज्यादा है तो क्षारीय होगा विलयन। अगर बराबर आ जाते हैं तो उदासीन होगा। ये तीनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं लोग इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी। देखो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। पीएच वैल्यू याद करनी है कुछ की, 2-3 इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए। किसी किसी की आपको इंपोर्टेंट है, जो भी है हम आपको बता देते हैं क्या क्या आपको याद रखना है। देखो डायरेक्ट पूछी जाती है आपसे, 2024 में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, आपको पीएच वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाएगी। अब थोड़ी सी पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखो तो देखो लॉग के 3 फॉर्मूले होते हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। लॉग के क्या होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। तो ऐसे अगर आपको कहीं पर भी ऐसे लिखे मैंने log m इंटू n, अगर log के साथ में 2 चीज मल्टीप्लाई में आ जाती है ना तो उसे ऐसे लिखते हैं log m प्लस log n। देखो ये न्यूमेरिकल में यूज होगी ये वाली वैल्यू, इन्हें आप याद रखिए, ऐसे फॉर्मूले। सेकंड बात ये है, अगर 2 चीज मल्टीप्लाई में आ गई तो ऐसे लिखेंगे प्लस में। अगर 2 चीज डिवाइड में आ जाती है log m अपॉन n, तो इसे कैसे लिखते हैं सर? माइनस में करके, log m माइनस के log n होते सर। अगर ऐसा आ जाता है log के साथ में, देखो ये बहुत यूज होने वाला है, log m की पावर n, ये क्या होगा? हर न्यूमेरिकल में यूज होगा। ये क्या होगा? हर न्यूमेरिकल में। अगर log के साथ में कोई पावर आ जाती है ना तो पावर आगे आ जाएगी और वो सब चीज ऐसी रह जाएगी, log m हो जाएगा। देखो n कहाँ चुका है? आगे आ जाएगा, ये n कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 प्रॉपर्टी है log m n, तो इसे क्या लिखेंगे? log m प्लस n। अगर log m अपॉन n लिखा मिलता है तो इसे क्या लिखेंगे? log m माइनस के log n। अगर ऐसे लिखा मिलता है तो इसे क्या लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको क्लियर कराने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। देखो एक एग्जांपल, तो सर एग्जांपल समझते हैं इस चीज को, क्या करते हैं सर? एग्जांपल समझते हैं। क्या करते हैं सर? एग्जांपल से समझ लेते हैं। ओके सर, अगर हम बात करें एग्जांपल की सर, तो एग्जांपल समझते हैं। अगर आपको इस तरीके से लिखा मिलता है, देखो अगर आपको इस तरीके से लिखा मिलता है log x y, और हम बात करें आपसे log x अपॉन y, ओके सर, अगर हम आपसे बात करते हैं log x की पावर y, तो इन्हें लिखेंगे कैसे? देखो इन्हें कैसे लिख सकते हैं हम? तो देखो हमने आपको बताया, अगर आप log के साथ में कोई 2 चीज मल्टीप्लाई में आ जाती है, जैसे x y, तो इसे क्या करके लिखेंगे? प्लस में करके लिखेंगे, log x प्लस के log y, log x प्लस के log y, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर हम log के साथ में देखें x अपॉन y, तो इसे क्या लिखेंगे? log x माइनस के log y। और यहाँ पर देखो डिवाइड में हमेशा माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लाई में प्लस लगाएंगे, और पावर जब भी आ जाए ना, पावर को आगे लगाएंगे और इसे ऐसे लिख देंगे log x, y आगे जाएगा और log
एक्स लिख सकें इस तरीके से। ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और कुछ वैल्यू याद रखनी है। अगर आपके साथ आपसे पूछा जाए ना कभी भी, देखो न्यूमेरिकल में यूज होगा log 2 का मान, तो ये होता है 0.3010। अगर log 3 के मान की बात करें तो ये होता है 0.4771। अगर log 4 के मान की बात करें तो ये होता है इसका 2 टाइम्स, इसका दोगुना, तो 0.6020। तो ये न्यूमेरिकल में यूज होंगी सब चीजें जो हमने आपको बताई। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला, फिर ये वाला फॉर्मूला, फिर ये वाला फॉर्मूला, और फिर ये ऐसे लिखते हैं जैसे हमने आपको बताया एग्जांपल से। log 2 का मान होता है 0.3010, log 3 का मान होता है 0.4771, log 4 का मान होता है 0.6020। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद करना ही है। ये आपके लिए क्या है, इन्हें आपको लर्न करना है। इन्हें क्या करना है, आपको लर्न करना है, याद करना है। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं पीएच वैल्यू की। जैसे HCl की पीएच वैल्यू क्या होती है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आप कुछ पीएच वैल्यू देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कौन सा एसिड काय में प्रेजेंट होता है। पीएच वैल्यू से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन्हें कवर कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जहां से 4 मार्क्स क्वेश्चन आपका आना ही है, उसकी बात करेंगे। फिर देखो अब बात करते हैं कि कौन सा एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी बात करते हैं अब आपसे। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, देखो आपको लिखना ये जरूरी है, इसे लिख लीजिए आप। आपके लिखेंगे पहले, इसे लिखेंगे। देखो पीएच वैल्यू लिख लीजिए, कुछ पॉइंट लिख लीजिए, जैसे ये लिख लीजिए पीएच वैल्यू। कुछ यानी कि कुछ कंपाउंड है उनके याद रखनी है हमेशा, जैसे HCl की। तो HCl की पीएच वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है, ये होती है 0। HCl की पीएच वैल्यू कितनी होती है सर, 0। शुद्ध जल की पीएच वैल्यू पूछी जाए आपसे, शुद्ध जल का पीएच मान, देखो ये हर बार आता है एग्जाम में, 2024 में भी आया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, 7 होती है। कितनी होती है सर, 7। वॉशिंग सोडा, आगे देखने वाले हैं फॉर्मूला भी सब कुछ। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा डायरेक्ट लिखा मिल सकता है आपको कि वॉशिंग सोडा की पीएच वैल्यू कितनी होती है सर, 9 होती है। कितनी होती है, 9। देखो तनु NaOH, तनु का मतलब क्या है, डाइल्यूट। NaOH की अगर पीएच वैल्यू पूछी जाए तो वो होती है 13। देखो तनु, तनु वो नहीं जो आपकी फ्रेंड है, तनु NaOH, इसका मतलब ये है, ऐसे लिखा है तनु NaOH की पीएच वैल्यू कितनी है, 13। तो याद रखना है। सिरका, सिरका सब जानते हैं, सिरका वही आपके घर में जो होता है, सिरका की पीएच वैल्यू होती है सर 3। कितनी होती है, सिरका की 4, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा। अगर हम दूध की बात करें, दूध वही मिल्क, इसकी कितनी होती है सर, 6.5। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त, ब्लड यानी कि रक्त, इसकी होती है 7.4, ये तो आपको पता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम स्टार से बना रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद करना है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा की बात करें तो इसकी जो होती है वो होती है 8.5। देखो सांद्र NaOH, देखो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस की होती है 14। देखो एग्जामिनर आपको यहीं फंसा देगा, आपसे पूछ जाएगा तनु NaOH की पीएच वैल्यू 13 और सांद्र NaOH की वैल्यू 14। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ये क्या है सर, स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो याद रखना है। तो इस तरीके से HCl की पीएच वैल्यू कितनी होती है सर, 0। कितनी होती है, 0। HCl की पीएच वैल्यू 0, शुद्ध जल की पीएच वैल्यू 7, वॉशिंग सोडा की पीएच वैल्यू 9, तनु NaOH, तनु वो नहीं है जो आपकी फ्रेंड है, बस ये याद रखिए, तनु NaOH की जो 13, सिरके की 4, दूध की कितनी होती है सर 6.5, रक्त की कितनी होती है ब्लड की 7.4, बेकिंग सोडा कितनी होती है 8.5 और सांद्र NaOH की होती है 14। तो ये आपको डायरेक्ट याद करनी है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके, तो ये याद रखना है आपको, आपको ये याद रखना है डायरेक्ट। देखो अगर हम बात करें टमाटो यानी कि टमाटर में, कि टमाटो और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये याद रखना है ऑक्सैलिक एसिड। ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, ऑक्सैलिक एसिड। हिंदी में भी ना ऐसे लिखेंगे ऑक्सैलिक एसिड, नाम देखो सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कभी आप ये सोचे सर आप ये इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं। अगर हम बात करें ऑरेंज यानी कि संतरा जो आप खाते हैं, ऑरेंज संतरा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, खट्टी चीजों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये याद रखना है। एप्पल यानी कि सेब, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है सर, मैलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। इस तरीके से आप याद रखें। अगर नंबर 4 की बात करें सर, तो नंबर 4 पर क्या आता है, ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी कि अंगूर। तो इसमें क्या पाया जाता है सर, ग्रेप्स में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें, टार्टेरिक एसिड।
और टार्टरिक एसिड कहाँ में पाया जाता है सर? टार्टरिक एसिड आपके इमली में पाया जाता है, जैसे टेमराइन, टेमराइन यानी कि इमली, ये कहाँ में पाया जाता है? इसमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे चाय, टी जो आप पीते हैं, चाय, पप्पा, चाय, टैनिक एसिड। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसमें पूछा जा सकता है आपसे, सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है आपका कार्बोनिक एसिड। क्या पाया जाता है सर? कार्बोनिक एसिड। तो जो भी हमने आपको ये 6-7 लिखाए हैं, तो आप इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, और ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। और एक और लिख लीजिए, विनेगर, सिरका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विनेगर, सिरका, इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। और सिरके का आपको एग्जाम से एसिटिक एसिड आपने फॉर्मूला बताया था, CH3COOH, ये भी याद रखना है। इसका नाम होता है एथेनोइक एसिड, IUPAC नाम। तो देखो हमने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले हमने आपको बताया पीएच वैल्यू, तो HCl की कितनी होती है? 0, शुद्ध जल का 7 होता है, वाशिंग सोडा की 9 होती है, तनु NaOH की 13 होती है, सिरके की 4 होती है, दूध की 7.5 होती है, रक्त की 7.4 होती है, बेकिंग सोडा 8.5, सांद्र NaOH की 14 होती है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड। ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। टेमराइन में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड यानी कि। चाय में टैनिक एसिड, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड, और विनेगर, सिरका में सबसे इंपॉर्टेंट है एसिटिक एसिड। फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो स्टैंड, आई होप हमारा 90% जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, केवल 10% रह चुका है। अब उसकी बात करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। और अब जो 10% पोर्शन रह रहा है, ये आपको 4 मार्क्स दिलाएगा, ये 100% आपको 4 मार्क्स दिलाएगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें, फिर बात करते हैं आपके 4 मार्क्स कैसे स्कोर होते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और हर एक चीज को आपको ध्यान सुनना है, लिखना है, नोट करना है, और सब कुछ आपको दिमाग में डाल लेना है। देखो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, अगर आप इसे 100% तैयार कर लेते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ ही नहीं सकता। हमने आपको बहुत हाई लेवल में बताया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताई है, फिजिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ बता दिया है। तो स्टैंड आपको बहुत अच्छे से समझना है, देखो ये चैप्टर। अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो यहाँ से आपका 4 से 6 मार्क्स पूछा जा सकता है। देखो ऐसा समझ लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में। अगर आप अपने लास्ट ईयर देखते हैं ना एग्जाम में ठाके, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, और यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब ये बन किस तरीके से सकता है, सबसे पहले ये देख। अब सबसे पहले आपको जो हम लिख रहे हैं उसे आप लिखते रहिए और याद करना है आपको, ये करना है याद। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। किसकी बात करते हैं सर? ब्लीचिंग पाउडर की। आप लगा आपने सुना ही होगा सर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। आज इसे आप समझ लेंगे भी कि ये होता क्या है ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम इसकी बात करें ना, इसे हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं सर? विरंजक चूर्ण कहते हैं। होते सर क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। देखो इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए यहाँ से आपके 4 मार्क्स आएंगे, 4 मार्क्स आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान समझिए। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम पूछ जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। और ये क्वेश्चन बन जाता है इसका रासायनिक नाम बताइए। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं केमिकल नेम। केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो इसका जो नाम होता है ना, क्या रासायनिक नाम, ये होता है कैल्शियम क्लोरो। देखो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, इसे आप याद रखिए, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। हाइपो, देखो हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे आप, घबराए ना, हाइपोक्लोराइड। देखो नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड कहते हैं। और इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। और इसे, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लोराइड है, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इसके दूसरे नाम की, स्पेशल नेम की, तो एक और इसके स्पेशल नेम होता है। इसका नाम होता है क्लोरो या क्लोराइड, ऐसे बोलते हैं, क्लोराइड लाइम। क्लोराइड लाइम भी कहते हैं इसे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इसे एक नाम से और जानते हैं, क्लोरीन
क्लोराइम ऑफ, इसे एक नाम से आप जानते हैं, क्लोराइम ऑफ लाइम। देखो ये सब इसके नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें सब चीजों को लिखें। और इसका जनरल नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर, ये तो हमने आपको बता दिया। जनरल नेम क्या होता है इसका, सामान्य नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ये तो आपको पता है। अब सर आप कहेंगे इसका नाम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इतनी चीज तो आपने बता दी। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है, इसका अणुसूत्र, यानी कि फॉर्मूला होता है, इसका अणुसूत्र होता है कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2, इसे Cl2। देखो इसके कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, हिंदी में लिख देते हैं। चलो देखो नाम सेम लिखने हैं इसी तरीके से, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं। देखो एग्जामिनर आपको फंसाएगा, किस तरीके से फंसाएगा, देखो इसके कितने नाम हैं। सबसे पहले आप बताइए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। और क्या कहते हैं, क्लोराइन लाइम कहते हैं, क्लोरीम ऑफ लाइम भी कहते हैं इसे जनरल नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो अणुसूत्र क्या होता है, CaCl2, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ये आपने पढ़ा होगा कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, इस तरीके से। अगर हम इसकी बात करें, इसका अणुभार, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अणुभार कितना होता है, तो इसका होता है 127। कितना होता है सर, 127। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसी तरीके से नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर हमारा क्या आता है, बेकिंग सोडा। क्या होता है सर, बेकिंग सोडा आता है। क्या आता है हमारा, बेकिंग सोडा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए आप, बेकिंग सोडा। अब ये होता है जो आप खाने वाला सोडा होता है ना, इसे कहते हैं बेकिंग सोडा होते सर। बेकिंग सोडा क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा क्या कहते हैं, बेकिंग या खाने वाला सोडा। आप इसे क्या कह सकते हैं, बेकिंग या खाने वाला सोडा होते सर, खाने वाला सोडा होते सर, खाने वाला सोडा। अब देखो इसका केमिकल नेम, यानी कि रासायनिक नेम। केमिकल नेम बोले तो रासायनिक नेम, केमिकल नाम बोले तो रासायनिक नेम। रासायनिक नेम क्या होता है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो आपने सर सुना हुआ सा ही लग रहा है हमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सुना होगा बेटा आपने, सोडियम बाइकार्बोनेट। सर इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है सर Na2CO3। कार्बोनेट सर आपने बताया था CO3 होता है, बिल्कुल सर। कार्बोनेट क्या होता है, और इसे देखो सॉरी यहाँ पर क्या है, गलती हो चुकी है, NaCO3 आएगा। क्या आएगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका एक स्पेशल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि अच्छा रहा तो हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बिल्कुल सर। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये ऐसा पूछ जाता है खाने वाला सोडा, बस इसे आप याद रखिए, खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडे का फॉर्मूला क्या है, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अणुभार कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो ये होता है इसका 84। ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, केवल ये पूछा जाएगा। देखो तो अगर हम बात करें, हमने तो क्या देखा, ब्लीचिंग पाउडर देखा। ब्लीचिंग पाउडर आप सब जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं सर, विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। रासायनिक नेम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। और इसे क्या कहते हैं, क्लोराइन लाइम भी कहते हैं, या क्लोराइम ऑफ लाइम भी कहते हैं। जनरल नेम क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ये आपने सुना है। इसका अणुसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं, CaCl2, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं। अणुभार कितना होता है, 127 होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग यानी कि खाने वाला सोडा। रासायनिक नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला है NaHCO3, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और इसका अणुभार कितना होता है, 84 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 84 होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन और रह चुके हैं, तो वीडियो को पॉज करें, पहले इसे नोट करेंगे आप। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके 4 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं ये आपको याद करने ही हैं। ये क्या करने हैं, आपको याद करने ही हैं। ये एग्जाम में आपके लिए आएंगे। आप अगर लास्ट टाइम एग्जाम देखते हैं तो आपको पता है विरंजक चूर्ण का सामान्य सूत्र लिखिए, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व सामान्य नाम बताइए, यह इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है। अब नंबर 3 पर हम बात करते हैं आपसे धोने वाला सोडा। कौन सा सर, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। अभी हमने क्या देखा था, खाने वाला सोडा। अब बात करते हैं धोने वाला सोडा।
तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप, और एग्जामिनर आपको यहीं पर फंसाएगा। धोने वाला सोडा या क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, क्या कहते हैं सर, धावन सोडा भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, धावन सोडा भी कहते हैं। तो सब नाम जितने भी ये स्पेशल नेम है ना, इन्हें सबको याद रखिए, यानी कि वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। देखो ये तीनों ही नाम आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल रासायनिक नाम। देखो इसका ये क्या है, ये तो सिंपल नेम है, ये क्या है, जनरल नेम, और ये है रासायनिक नेम, ये क्या है, रासायनिक नेम। तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, सब कुछ आपको याद रखना है, रासायनिक नेम। अब सर इसका रासायनिक नेम क्या होता है, देखो रासायनिक नेम इसका बहुत डेंजर सा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका बोलते हैं 10 को, डेकाहाइड्रेट, इस तरीके से आपको याद रखना है, डेकाहाइड्रेट। अब देखो इसका अगर फॉर्मूले की बात करें, इसे क्या बताया हमने, सामान्य सूत्र, सामान्य धावन सोडा या खाने वाला धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा, इसे कहते हैं। रासायनिक नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका सूत्र बताइए, अणु सूत्र इसका। देखो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद रखिए, आपसे एग्जाम में सूत्र ही पूछ जाएगा। तो याद रखना है Na2CO3, Na2CO3 और 10H2O, यानी कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 10H2O। देखो डेका का मतलब होता है 10, डेका का मतलब क्या होता है 10, डेका का मतलब क्या होता है 10 होता है। तो Na2CO3 10H2O, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका अणुभार की बात करें ना आपसे, इसके अणुभार की बात करें तो ये होता है 286। कितना होता है, 286। तो हमने क्या बताया, धोने वाला सोडा पूछ जाए या धावन सोडा पूछ जाए या वॉशिंग सोडा पूछ जाए, बात एक ही है। रासायनिक नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। अणुभार कितना होता है, 286। डायरेक्ट पूछा जाता है अणुभार, तो कितना होता है, 286, याद रखिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना, धोने वाला सोडा या धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, कुछ भी पूछ जाए एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आ सकता। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O, रासायनिक सूत्र है, अणुभार कितना होता है, 286। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दावन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी देखो आपने अभी तक पढ़ा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या पढ़ा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हिंदी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं इसे, ठीक है, बिल्कुल सर। अगर हम इसकी बात करें ना, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका केमिकल नेम, देखो ये है सामान्य नेम, ये क्या है, सामान्य नेम, ये क्या है सर, ये है सामान्य नेम, सामान्य नाम। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें ना, देखो रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रासायनिक नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, रासायनिक नाम। अब रासायनिक नाम क्या है सर इसका, तो रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप समझिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हिंदी में लिख लेते हैं, देखो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रासायनिक नेम, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। और इससे भी इंपॉर्टेंट इसका क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है इसका फॉर्मूला, CaSO4 हाफ H2O। देखो CaSO4 हाफ H2O, इसका क्या है फॉर्मूला है, हाफ H2O। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, और फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O। अगर इसके अणुभार की बात करें, ये क्या हुआ इसका अणु सूत्र, और ये क्या हुआ अणुभार। अणुभार की बात करें तो कितना होता है 136, कितना होता है 136, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 136.134 लिख सकते हैं। अगर हम बात करें, और एक और याद रखना आपको, जिप्सम, देखो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जिप्सम, इसमें फर्क क्या है, CaSO4 H2O, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 2H2O। देखो अगर हम बात करें आपसे, सबसे पहले हमने आपको बताया धोने वाला सोडा या धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। अब ध्यान समझिए, रासायनिक नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। अणुभार कितना होता है 286। जिप्सम का डायरेक्ट सूत्र याद करना है, CaSO4 2H2O, डायरेक्ट एक नंबर का आएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नेम क्या होता है, रासायनिक नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। अणुभार कितना होता है 136.134। तो आई होप आपको स्टैंड बहुत अच्छे से लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को शेयर करें वीडियो को। और ऐसे ही लेक्चर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं धातु और अधातु के वन शॉट के बारे में, और ऐसे ही उड़ाने वाले हैं धर्रा। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तो आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।